वेलकम बैक बच्चों। दोबारा से स्वागत है आपका आरंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने इसके हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे आपको 3 नंबर के। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये दूसरा सीरीज है, ये दूसरा पार्ट है, जिसमें आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 3 नंबर के वो करवाए जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग जो है एक नए टॉपिक से, और ये जो टॉपिक है आपका ये है व्यापार से संबंधित। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो मैं समझाऊंगा ही। पहले थोड़ा बहुत व्यापार के बारे में समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। अगर हम व्यापार की बात करें तो सबसे पहले जो आपको ये समझना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पास जो है व्यापारिक नीति थी। व्यापारिक नीति थी, ये 3 प्रकार की नीतियों का प्रयोग करते थे। इसमें सबसे पहले जो है ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले ये लोग जो है सबसे पहला काम, जहां विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, जहां विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, प्रकार की वस्तुएं, वहां बस्तियां। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये कि जहां भी इन्हें विशेष प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती थी उन जगहों पर बस्तियां स्थापित करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इन्हें कार्निलियन, जो कि नीले रंग का जो है पत्थर है, जो काफी कीमती माना जाता था, ये इन्हें मिलते थे सुदूर अफगानिस्तान से। जबकि इतने दूर क्षेत्र में भी इन्होंने बस्तियां बसाई हुई थी ताकि जो इन्हें से यहाँ से जो है लाजवत मनी मिल जाए। इसके अलावा भी आप देखोगे समुद्र तट पे भी जो है इन्होंने बस्तियां बसाई हुई थी ताकि शंख और सीपियां आसानी से मिल जाए। तो व्यापारिक नीति का पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा देखिए कि भाई ये क्या करते थे कि व्यापारिक अभियान भेजते थे। ये भी पता चलता है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, ठीक है, वो काफी समझदार थे और यूं ही किसी क्षेत्र में व्यापार नहीं करते थे। संभवतः ये व्यापारिक अभियान भेजते थे। हमने देखा है कि ये जैसे राजस्थान में दूसरी एक सभ्यता थी, गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता। संभवतः ये उन क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में ये जाते थे, पहले निरीक्षण करते थे कि वहां पे व्यापार करना सही है नहीं है, या फिर वहां पे व्यापार करने के लिए क्या कंडीशन है, उसके बाद व्यापार करते होंगे। तो इसके अलावा जो है तीसरा एक और स्ट्रेटेजी का प्रयोग करते थे, ये सुगम साधनों का प्रयोग करते थे। सुगम साधनों का यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे नाव से पहुंचना संभव हो, यानी कि जल मार्ग से जाना संभव हो, वहां जल मार्ग से, और जहां जो है सड़क परिवहन से जाना संभव हो, वहां से सड़क परिवहन से। आप देखोगे कि इसके मोहरों पर, कई सारे मोहरों पर नाव के चित्र मिले हैं। नाव के चित्र जो बताते हैं कि ये जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे और सड़क मार्ग का जो है यूज तो करते ही थे, तो पता ही आपको, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भाई जो इनका जो व्यापार है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है, ये जो व्यापार है वो दोनों तरीके से होते थे। इनके जो व्यापार है वो स्थानीय भी थे, स्थानीय तौर पर भी जो है ये व्यापार करते थे, और सुदूर व्यापार भी करते थे। स्थानीय तौर पर भी व्यापार करते थे और सुदूर व्यापार भी करते थे, ठीक है। कि जो ये जो सुदूर व्यापार है, स्थानीय व्यापार है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। स्थानीय तौर पर व्यापार जैसे कि पास में ही, जैसे आपका एक तो सोरतुगई हो गई, जैसे सोरतुगई हो गया, यहाँ से सोरतुगई से जो है लार्जोल मनी प्राप्त कर लिया, ठीक है, लार्जोल मनी प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जो है लोथल हो गया, यहाँ से कार्नेलियन प्राप्त कर लिया। लोथल हो गया, यहाँ से कार्नेलियन प्राप्त कर लिया, ठीक है, लोथल से कार्नेलियन प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जो है सैलखड़ी प्राप्त कर लिए, जैसे राजस्थान गुजरात के आसपास के क्षेत्र से सैलखड़ी प्राप्त कर लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका राजस्थान गुजरात के सैलखड़ी प्राप्त कर लिए। इसके अलावा जो है शंख तथा सीपी जो है, शंख तथा सीपी जो है वो प्राप्त कर लिए। कहां से, जो बालाकोट या नागेश्वर जैसा क्षेत्र है, बालाकोट जैसा क्षेत्र है, बालाकोट या नागेश्वर जैसा क्षेत्र है, वहां से जो है शंख और सीपी प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां से ये स्थानीय तौर पर भी व्यापार करते थे, है ना। अब यहां से इस टॉपिक से जो मेन क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वो सुदूर व्यापार से रिलेटेड है। कई बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध बताइए। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया के साथ ज्यादा रहे होंगे, ठीक है, चाहे स्थल मार्ग से भी रहे हो या समुद्री मार्ग से भी रहे हो, तो व्यापारिक संबंध इनके पहले से रहे। अगर हम व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं तो इतिहासकार हवा में ये बात नहीं करते, उसके लिए कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। हम देखते हैं, हम
अपने स्ट्रेटजी को फिर से फॉलो करेंगे, जैसे हम 3 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही इसको भी प्रेजेंट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के कई संकेत प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है संकेत कहाँ से मिलते हैं, मगान, जिसको आज ओमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 प्रकार की चीजें जो है संकेत के रूप में देखने को मिलता है हमें। एक तो आपका यही हो जाता है हड़प्पाई मर्तबान, है ना बच्चों। मर्तबान क्या होता है, बर्तन होता है, इतना तो इस चैप्टर में आप पढ़ के समझ गए होंगे, अब तो लास्ट है आपका। हड़प्पाई मर्तबान जो है ये प्राप्त हुए हैं, और निकल की जो मात्रा प्राप्त हुई है वो भी इक्वल है। तो हड़प्पाई मर्तबान जो प्राप्त हुई है उसके ऊपर जो है काले रंग की जो है कलई चढ़ी हुई है, मतलब परत चढ़ाई गई है। ये जो परत चढ़ाई गई जो काले रंग के जो बर्तन है, इसके इमेज दिए हैं आपके एनसीईआरटी में। अगर आप कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसमें जो रखी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जो है क्या किया जाता था, यहाँ पे विनिमय किया जाता था। संभवतः यहाँ रखी वस्तुओं का, इसमें रखी वस्तुओं का हड़प्पा के लोग क्या करते थे, उन्हें बेचते थे, और बदले में शायद बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि तांबा खरीदते होंगे। इसके अलावा तांबा जो है बच्चों दिलमुन से भी प्राप्त किया जाता था, बहरीन द्वीप है, बहरीन द्वीप, यहाँ से भी तांबा प्राप्त किया जाता था। और क्यों इस बात के पुख्ता सबूत है, क्योंकि भाई जो तांबा है उसमें निकल की मात्रा होती है बच्चों, जैसे जो है लोहा में अयस्क की मात्रा होती है, ठीक है, वैसे ही तांबे में किसकी मात्रा होती है, निकल की मात्रा होती है। तो निकल की मात्रा जो है ये एक समान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये 2 जगह हो गए आपके। लास्ट तीसरा बचता है मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया यानी कि जो इराक, जिसको प्रेजेंट डे में कहा जाता है इराक, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध के संकेत कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं। अगर हम पहला संकेत की बात करें तो हड़प्पाई मर्तबान, सॉरी मर्तबान नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे हड़प्पाई मोहरे होगी, सॉरी हड़प्पाई मोहरे, ठीक है। हड़प्पाई मोहरे प्राप्त हुई है, यहाँ से हड़प्पाई मोहरे प्राप्त हुई है। ये जो मोहरे हैं, टाइम बताया था मैंने आप लोगों को इनके बारे में, जो उसके ऊपर ना जो हड़प्पाई मोहर है क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वृषभ के चित्र बने हुए हैं। वृषभ जानते हैं ना, कुबर वाला बैल, या वैसे तो बैल को ही बोलते हैं, लेकिन कुबर वाले बैल का जो है चित्र बना हुआ है, ये हड़प्पाई मोहरों का उन्होंने नकल किया हुआ था, जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा के साथ जो है व्यापार करते थे। दूसरा आता है कि भाई जो है व्यापारिक वस्तुओं की सूची मिली है। आपने मेसोपोटामिया पढ़ा है क्लास 11th में, तो आपको पता होगा कि वहां से ना कई सारी पट्टिकाएं मिली हैं। इनमें से कुछ पट्टिकाएं ऐसी हैं, इन पट्टिकाओं पर हड़प्पा से प्राप्त होने वाली जो चीजें हैं उनके सूची मिली है, उनकी लिस्ट मिली है। हड़प्पा से प्राप्त होने वाली चीजें जैसे कि भाई लकड़ियां हो गई, या जो सोना हो गया, या अन्य जो चीजें हो गई, उसका लार्ज मनी हो गया, लार्ज मनी हो गया, कार्निलियन हो गया, ये भारत से मंगवाए गए थे, इसकी एक सूची मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो ये पुख्ता कर देता है कि हड़प्पा के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, या हड़प्पा का पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध थे व्यापार में। ये है मिथक। मिथक यानी कि वहां की जो किस्से कहानियां, उसमें हाजा पक्षी का जिक्र मिलता है बच्चों। हाजा पक्षी यानी मोर, ठीक है। जो मोर है ये भारतीय पक्षी है, और इसका जिक्र जो है किसमें मिलता है, इसका जिक्र जो है मेसोपोटामिया के मिथकों में मिलता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के मिथकों में संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेलुहा यानी कि नाविकों का शहर या नाविकों का देश। मेलुहा बोले तो नाविकों का देश, ठीक है, नाविकों का देश। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% जो है इसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है। वैसे तो मैंने इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मोस्ट ऑफ करवाए मैंने, जो कुछ बचे हैं। जी बच्चों, तो एक और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम देखते हैं कि दुर्ग में आपको बहुत सारी बड़ी संरचनाएं मिली हैं, जैसे कि माल गोदाम जैसी संरचनाएं आपको कहाँ से प्राप्त होती है, माल गोदाम जैसी संरचनाएं आपको दुर्ग में प्राप्त होती है, ठीक है। माल गोदाम जहां अनाज को रखा जाता था, ऐसी संरचनाएं जो है आपको दुर्ग में प्राप्त होती है। महाविद्यालय जैसी संरचनाएं आपको दुर्ग में प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, महाविद्यालय के बारे में आपके बुक में जानकारी नहीं दी गई है, एनसीईआरटी में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माल गोदाम के बारे में ये बताया गया है कि कैसे जो है उसका निचला जो क्षेत्र है वो जो है पत्थरों से बना हुआ है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है, तो संभवतः वो सरगल गए होंगे, वो नष्ट हो गए होंगे, लेकिन नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ है। अच्छा, सबसे सुरक्षित जो दुर्ग में बचा हुआ मिला है वो क्या है, आपका विशाल स्नानागार, ठीक है। द ग्रेट बाथ जिसको बोला जाता है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग से प्राप्त हुआ है एक विशाल स्नानागार। चलिए इसकी विशेषता पूछते हैं, कई बार जो है इसकी विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई दुर्ग में एक बड़ी संरचना है, ये बड़ी संरचना है, और जिसका प्रयोग जो है संभवतः जो है सार्वजनिक रूप से किया जाता हो, यानी कि ये जो जलाशय है, जो विशाल जलाशय है, इसका प्रयोग जो है
किससे किया जाता होगा, सार्वजनिक रूप से किया जाता होगा, दुर्ग में रहने वाले सभी लोग करते होंगे। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता देखते हैं और साथ साथ में थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा पॉइंट आउट करते चलेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई विशाल स्नानागार की तो विशाल स्नानागार के बारे में सबसे पहला लाइन देखिए क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई एक विशाल आंगन में, एक बड़े से आंगन में ये जलाशय बना हुआ है, गोलाकार आंगन में, ये आंगन हो गया आपका गोलाकार आंगन में आयताकार जलाशय, गोलाकार आंगन में आयताकार जलाशय, तो ये आपका क्या हो गया, जलाशय हो गया। ठीक है, गोलाकार आंगन में आयताकार जलाशय जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, जो चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ गलियारे से घिरा हुआ है। थोड़ा सा ये वो हो गया, छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, गलियारे से घिरा हुआ है, तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ये आपका गलियारा हो गया, है ना, गलियारा, ये गलियारा हो गया। अब ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा पहला लाइन है वो कंप्लीट हो गया है कि गोलाकार आंगन है, विशाल आंगन है, बड़ा सा आंगन है और इसमें आयताकार जलाशय है और ये चारों तरफ जो है गलियारे से घिरा हुआ है। बच्चों पहला पॉइंट आपका क्लियर होता हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। अगर हम गौर करें तो जो ये आयताकार जलाशय है इसमें तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। आयताकार जलाशय जो है इसमें तल तक जाने के लिए चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, दोनों तरफ से जो है क्या है, सीढ़ियां बनी हुई है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो कह रहे हैं कि भाई पानी के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी के कटाव को, भाई किनारे में जो मिट्टी कटेगी इसको रोकने के लिए ईटों को जो है क्या किया गया था, जलबद्ध किया गया था और इसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। जिप्सम क्या होता है बच्चों, जिप्सम होता है चूना पत्थर जिसको आप लोग कहते हैं, पीओपी जिसे कहते हैं, ये जिप्सम है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इसके किनारों को जो है ईटों से जलबद्ध किया गया था, इसके किनारों को ईटों से जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध किया गया था इट मीन्स कि भाई इसके किनारों को प्लास्टर कर दिया गया था। जैसे आप स्विमिंग पूल में देखते हैं ना बच्चों कि भाई स्विमिंग पूल में एक तरह से क्या किया गया है, स्विमिंग पूल में जो है प्लास्टर किया गया है ना, तो वैसा ही संभवतः इसके फर्श वगैरह में भी क्या किया होगा, ये प्लास्टर इन्होंने कर दिए होंगे, यानी कि ईंटें को जलबद्ध कर दिया गया होगा ताकि जो है इसमें जल का रिसाव ना हो, जल का रिसाव ना हो। चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं। ये मुझे समझ में आ गया ये क्यों किया गया, ताकि जो है किनारे से जो है मिट्टी ना कटे, ठीक है, या स्थल से भी मिट्टी ना निकले, इसकी वजह से भी इसको जलबद्ध किया गया होगा। अगला आता है कि इसके तीन और बड़े बड़े कक्ष हैं, इसके तीन तरफ जो है बड़े बड़े कक्ष हैं, तीन तरफ बड़े बड़े कक्ष हैं। ठीक है, जिसमें से एक में क्या है, एक में कुआं है, जिसमें से एक में कुआं है। अभी हम जानेंगे कि इस कुएं का क्या महत्व है ना। हम देखते हैं कि भाई तीन और बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं जिसमें से एक में क्या है, कुआं। अगर हम इस कुएं की बात करें तो कह रहे हैं कि भाई जो कुआं है इससे साफ पानी जो है जलाशय में डाला जाता है। और अगर आपने शुरुआत में जल निकासी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गलियारों के साथ साथ जो है क्या होता है कि नालियां भी होती है, तो मे भी इसमें का जो गंदा पानी है वो नालियों में चला जाता होगा, जो गली के साथ बनी हुई नाली उसमें चला जाता होगा, और जो है साथ में ही कि इसमें साफ पानी जो है कुएं से जो है साफ पानी यहाँ से भर दिया जाता होगा। ये हो गया आपका अगला पॉइंट। ठीक है, साफ पानी जो है कुएं से भर जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई अगर आप इसके उत्तर को देखेंगे तो गली के दोनों तरफ आपको 8 छोटी छोटी संरचनाएं नजर आएंगी, 8 छोटी छोटी संरचनाएं नजर आएंगी। ये जो संरचनाएं जो नजर आएंगी आपको, ये संरचनाएं जो है संभवतः किस लिए होंगी, ये संभवतः वस्त्र बदलने के लिए होगी। अच्छा एक चीज और भी है बच्चों कि ये जो वस्त्र बदलने के लिए संरचनाएं थी या जो छोटी छोटी संरचनाएं थी, ये भी संरचनाएं किससे जुड़ी हुई थी, नाली से जुड़ी हुई थी, ये संरचनाएं भी नाली से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ एक जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी कि भाई अगर 3 नंबर में आता है तो भी 8 नंबर में आता है, तो 8 नंबर के लिए थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, थोड़ा सा और भी पॉइंट आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये याद रखना है कि इसका जो प्रयोग है, तो इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो सार्वजनिक रूप से तो किया ही जाता होगा, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि यहाँ मनोरंजन किए जाते हैं। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस फेवर में है कि जलाशय का प्रयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि रिचुअल बात अनुष्ठानिक स्नान, जैसे छठ के टाइम पे अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है वैसे ही कुछ। ठीक है, लगभग आपका मोस्ट ऑफ 3 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से करवा दिए हैं। 3 नंबर वाले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन जो है अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ इस वीडियो में कवर करना है तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन भी आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, है
है ना। और जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी के स्पेशली इसी चैप्टर के जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और ऐसे ही मेरी सीरीज आती रहेगी अलग अगले चैप्टर के भी, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस एग्जाम सीरीज में करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। आरंभ अकेडमी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, सुमन जी ठाकुर आपका धन्यवाद करता है दिल से।